नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। मैं प्रद्युम्न पांडे आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था। मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो है टेक्निक ऑफ इरिगेशन को खत्म किया था। अब आगे हम बात करते हैं, अगर हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पानी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक्चुअली में हम कोई भी पानी ला के खेत में डाल नहीं देंगे, तो उस पानी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस पानी के क्वालिटी के बारे में जो है हम आज बात करेंगे आपसे। चलिए देखते हैं। पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए, सेडिमेंट की बात करेंगे आप। सेडिमेंट सेडिमेंट क्या होता है कि जैसे कैनाल से जब पानी आता है तो उसमें जो है पानी में घुली हुई मात्रा में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट जो है कभी कभी फर्टिलाइजर का भी काम करती हैं, कभी कभी आपके फसल को बढ़ने से रोकती भी हैं। तो ये कौन सा केस होता है, ये देखते हैं। जब आपका सिल्ट युक्त जो पानी होता है, अगर आपके जो सॉइल है जहाँ पे आप क्रॉप को जो है बोए हैं, वहां की जो सॉइल है, सॉइल मृदा जिसको आप कहते हैं, जो लैंड की मृदा है, वो अगर सैंडी है, सैंडी है इसका मतलब उसमें वाइट्स ज्यादा मात्रा में होंगे, वाइट्स बड़े होंगे। तो उन वाइट्स में अगर जाके सिल्ट फिल होता है, सिल्ट जाता है तो उस वाइट्स में जाएगा, लेकिन वाइट्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। मतलब जो पानी होगा वो रूट जोन डेप्थ तक जाएगा भी, और सिल्ट जो है वहां पे फर्टिलाइजर का काम करेगा, फर्टिलाइजर उर्वरक का जो है काम करेगा वहां से। इससे आपका जो है सिल्ट आपके क्रॉप ईल्ड को बढ़ा देगा। लेकिन यही अगर आप सेडिमेंट वाला पानी अगर यूज करते हैं, जो कैनाल का पानी है, क्ले युक्त जो है मृदा के लिए, जहां पे आपकी दोमट मिट्टी है, आपकी खेत की मिट्टी अगर दोमट है, दोमट वही क्ले ही कह सकते हैं थोड़ा सा, तो इसमें जो क्ले हैं इनके वाइट्स आपको पता है बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें जब सिल्ट जाके डिपॉजिट होगी वाइट्स में, तो क्या होगा, वाइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। वाइट्स ब्लॉक होंगे तो पानी रूट जोन डेप्थ तक नहीं जाएगा, सतह पर तैरता रहेगा। उससे क्या होगा, पौधों को पानी मिलेगा नहीं तो पौधे मुरझा जाएंगे। तो इसलिए सेडिमेंट जो है एक जरूरी चीज है, पानी का जो है वो होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार की लैंड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा जो हम बात करते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट, पानी में कितनी मात्रा में जो है सॉल्युबल सॉल्ट अवेलेबल है, ये चीज देखते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है घुलित लवण। पानी है तो उसमें कितनी मात्रा में है जो है, अगर लवण पाए जाएं तो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है डेटा जो है ज्यादा जरूरी है। अगर सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें, अगर सॉल्युबल सॉल्ट आपका 700 ppm तक है तो ये कुछ क्रॉप्स के लिए इंजीरियस होगा। ppm जो होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसका मतलब ये जो है यूनिट है। तो सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा अगर 700 ppm तक है, 700 ppm तक है मतलब इससे बराबर या इससे कम, तो ये कुछ फसलों के लिए इंजीरियस होगा। अगर आपके पानी में सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा 700 ppm तक है तो कुछ ही फसलों के लिए इंजीरियस होगा। लेकिन अगर सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा, जो आपका सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी मात्रा जो है 2000 ppm तक हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, 2000 ppm या इससे ज्यादा हो जाए, तो ये आपके जो है डेंजरस हो जाएगा। मतलब हर फसलों के लिए जो है ये नुकसानदायक होगा। तो आप समझ लिए सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है 700 ppm से कम ही होने चाहिए आपके पानी में, जो पानी आप प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए। एक और जो है छोटा सा इसमें है कि एक टर्म है इसमें, अब जो है बताने के लिए, वैसे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा ज्ञात करते हैं, देखिए जो सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के द्वारा सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ज्ञात करने की यूनिट क्या होती है? जो यूनिट होती है वो माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
ये चीज याद रखिए। ये चीज पूछता है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा आप किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पानी में जो है इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एनोड कैथोड ये सब चीजें जो होती हैं। उसके बाद में यूनिट जो होती है वो माइक्रोमास पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ जो है कितनी मात्रा में क्या होगा, तो क्या कौन सी सवाल कहलाएगी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ सवाल, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक, बात करते हैं कितनी मात्रा में है। लो सैलाइन सॉइल, लो सैलाइन सॉइल मतलब जिसमें जो है कम मात्रा में आपके लवण पाए जा रहे हैं, सॉल्ट पाए जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे लो सैलाइन सॉइल। ठीक है, लो सैलाइन सॉइल के लिए इसका मान जो होता है वो 250 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो मीडियम सैलाइन सॉइल के लिए, मीडियम सैलाइन सॉइल के लिए इसका मान जो है 250 से 750 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यही बात करें हाई सैलाइन सॉइल के लिए, हाई सैलाइन सॉइल की बात करेंगे तो आपका 750 से 2250 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करें वेरी हाई सैलाइन सॉइल के लिए, अगर वेरी हाई सैलाइन सॉइल की बात करें तो 2250 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर तो टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल क्या कराएगी। अगर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मान 250 ppm 250 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर से कम है तो आपकी लो सैलाइन सॉइल कहलाएगी। अगर 250 से 750 के बीच में है तो मीडियम सैलाइन सॉइल कहलाएगी। अगर 750 से 2250 के बीच में है तो हाई सैलाइन सॉइल कहलाएगी। अगर 2250 से ज्यादा है तो वेरी हाई सैलाइन सॉइल कहलाएगी। ठीक है, अब एक टर्म जो है इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एसएससी में भी पूछा है, यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल में पूछता है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है इसमें सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR। ये होता क्या है आपको पता है। पानी में 3 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो सोडियम होता है वो मेजर होता है, तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन के तुलना में कितना है, यही चीज है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। मतलब अन्य 2 जो लवण है उनकी तुलना में सोडियम की मात्रा कितनी है, उनका कंसंट्रेशन कितना है पानी में, ये चीज ज्ञात किया जाता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के द्वारा। तो जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के लिए सोडियम आयन कंसंट्रेशन अंडर रूट में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी है बटे 2, ये चीज जो है ज्ञात किया जाता है। इससे आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके। Ca++ होता है, Mg++ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको भी जो है डिफाइन किया होगा कि अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का मान इतने से इतने के बीच है तो कौन सी सॉइल होगी, उस चीज की हम आपसे जो है बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लो सैलाइन सॉइल के लिए, लो सैलाइन सॉइल के लिए जो सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है होना चाहिए वो आपका 0 से 10। ठीक, मीडियम सैलाइन सॉइल के लिए आपका 10 से 18 के बीच में होना चाहिए। यह है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक, अगर आप बात करें वही हाई सैलाइन सॉइल के लिए, उसमें जो है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 18 से 26 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 18 से 26। वेरी हाई की बात करें वेरी हाई सैलाइन सॉइल के लिए आपका 26 से
ज्यादा होना चाहिए। ठीक, देखिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, उसके आधार पर अगर हम सॉइल की बात करें तो लो सैलाइन सॉइल के लिए 0 से 10, मीडियम सैलाइन सॉइल के लिए 10 से 18, हाई सैलाइन सॉइल के लिए 18 से 26 और वेरी हाई सैलाइन सॉइल के लिए 26 से ज्यादा होना चाहिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, अब हमारा ये जो है सिस्टम ऑफ इरिगेशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे, इरिगेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको पानी का जो है सोर्स के बारे में भी बात करना होगा। तो हम जो है एक एसएससी के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो है सिस्टम ऑफ इरिगेशन के बाद में रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट आता है चैप्टर। तो हम एसएससी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बाद में जो है आपको सिस्टम ऑफ इरिगेशन के बाद में रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगला चैप्टर है आपका रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, वर्षा और उसका मापन। ठीक है, रेनफॉल को टेक्निकल भाषा में जो है प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। ठीक, प्रेसिपिटेशन जानने से पहले हम आपको एक जो है एक टर्म बताते हैं। आपको पता है फिर भी हम बताएंगे। हाइड्रोलॉजी जो है जल विज्ञान, पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जल, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना कि वो उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं, उसमें कौन सी मात्रा जल में पीने योग्य है कि नहीं, वो पीएच कितना है, मतलब जल के जो है पूरी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जल हैं उनके बारे में समस्त जानकारी लेना हाइड्रोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोलॉजी एक अलग टॉपिक है, उसके बाद में जो है चर्चा होगी। इसमें अगर हम रेनफॉल एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ेंगे, लेकिन पूरा हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोलॉजी होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये पूछा जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन होगा अगर तो कुछ पानी आपका बहते हुए नदी नालों का रूप ले लेता है, कुछ पानी आपका जो टोपोग्राफी पे नेचुरल डिप्रेशन पाए जाते हैं, खड्डे जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो है भर जाते हैं, कुछ पानी आपका रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है जिसे पेड़ पौधे लेते हैं। फिर उन पानी का जो नदी नालों में बह रहे हैं उनका वाष्पीकरण होता है, पौधे अपने पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन करते हैं, फिर वो पानी जो है बादल बनता है, फिर वर्षा होती है। तो इसी को पूरे साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इंडिया में जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पीरियड लिया जाता है, पीरियड ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो इंडिया में लिया जाता है वो 35 ईयर्स का होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा एग्जाम में, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। पीरियड ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन इंडिया 35 ईयर। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये 35 ईयर की होती है। इसमें होता क्या, कौन कौन से, पहले प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, और इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ। ठीक, इतने चीजें आती हैं आपका, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा आप जानते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण जिसको आप कहते हैं। इवेपोरेशन मतलब नदी नालों से पानी का जो है वाष्पीकरण होता है, जो वही होता है इवेपोरेशन। ट्रांसपायरेशन होता है पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि वाइट्स जो नेचुरल वाइट्स हैं सॉइल में उनसे जो पानी रिस कर जाना, वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। रन ऑफ क्या होता है, जो पानी बहते हुए नदी नालों का रूप ले लेते हैं उन्हें रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका 35 ईयर का होता है। हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होती किन किन कारणों से है, किस टाइप की होती है। ठीक है, तो इनकी टाइप देखें जो है पहला नंबर है वो है आपका साइक्लोनिक। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मतलब
किस प्रकार की वर्षा होगी तो उसे साइक्लोनिक कहेंगे। प्रेशर डिफरेंस के कारण जब वर्षा होती है तो उसे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यही एक पॉइंट इसमें बहुत पूछा जाता है, जो आपको ये जो वर्षा होगी ये आपके प्रेशर डिफरेंस के कारण होगी, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो वर्षा होती है उसे हम साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेशर डिफरेंस के कारण मतलब आईटीसीजेड जोन आप जो है पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सर पढ़ा रहे होंगे। आईटीसीजेड जोन जब डेवलप होता है तो वहां पे लो प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर जोन से जो है क्या होता है, पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है हाई प्रेशर जोन की तरफ, फिर वहां से जो है वर्षा होती है। तो ये होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। दूसरा टाइप का आपका होता है कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत कौन सा आता है, जो प्रेसिपिटेशन आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट इन एयर जो कहते हैं आपको। कॉन्फ्लिक्ट इन एयर मतलब हवा में टकराव के कारण जो होता है, ठीक है। हवा में टकराव, ऐसी वर्षा जो हवा में टकराव के कारण, कॉन्फ्लिक्ट इन एयर के कारण होती है, उन्हें कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तीसरा आपका है ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ऐसा प्रेसिपिटेशन जो हवा के रास्ते में बैरियर आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, ठीक है, कोई पर्वत आ जाए, तो उसके कारण जो वर्षा होती है, हवा के रास्ते में बैरियर आने से, ठीक है। तो जो ये प्रेसिपिटेशन होगा आपका, ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होगा। तीन प्रकार के होते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन प्रेशर डिफरेंस के कारण, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन हवा में टकराव के कारण होगा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हवा के रास्ते में कोई वेरिएशन आ जाए, वेरिएशन मतलब बैरियर आ जाए, सॉरी वेरिएशन नहीं होगा, बैरियर, ठीक है। ये हो गया। अब प्रेसिपिटेशन जो होता है, आप देखोगे कहीं पे बर्फ के रूप में होता है, कहीं बूंदों के रूप में होता है। तो फॉर्म्स क्या क्या होते हैं इसके, ये चीज देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा के रूप, जो सबसे पहला है आपका, पहला है वो आपका रेन, जो नॉर्मल आप जानते हैं। रेन में क्या होता है, वर्षा बूंदों के रूप में होती है। कैसे, बूंदों के रूप में। रेन में होगा वर्षा बूंदों के रूप में होगी। बूंदों की साइज क्या होगी, बूंदों की साइज जो होगा 0.5 mm से 6 mm के बीच में होगी, ठीक है। अगर वर्षा बूंदों के रूप में हो रही है, उन बूंदों की साइज 0.5 mm से 6 mm के बीच में है, तो उसे आप रेन कहेंगे। एक होता है रेनफॉल इंटेंसिटी, यूनिट टाइम में हुई वर्षा की जो है मात्रा, रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाती है। यूनिट टाइम आप घंटे ही लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में वर्षा तो आप याद नहीं करेंगे, तो जो प्रेसिपिटेशन के लिए यूनिट टाइम लिया जाता है वो आपका 1 घंटे लिया जाता है। और यूनिट होती है mm/h या cm/h, जिसमें आप प्रेसिपिटेशन को नापें, उससे इंटेंसिटी आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रेन। एक रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पर जो है रेन को ज्ञात करते हैं। तो स्लाइट रेन, स्लाइट या लाइट कह सकते हैं, लाइट रेन। अगर आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी जो है 2.5 mm/h से कम है, ठीक है। अगर आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 mm/h से कम है तो उसे लाइट रेन कहेंगे। मीडियम रेन कौन सी होगी, मीडियम रेन जो होगी वो आपकी 2.5 से 7.5 mm/h के बीच में आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी है, तो वो आपकी मीडियम रेन के अंतर्गत आएगी। अगर हैवी रेन की बात करें, हैवी रेन की बात करें तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगी वो 7.5 mm/h से अधिक होगी, ठीक है। बात करते हैं रेन की, तो रेन बूंदों के रूप में होती है। बूंदों की साइज अगर 0.5 mm से 6 mm के बीच में, तो आपके रेन की कैटेगरी में आएगी। लाइट रेन जो होगा उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 mm/h से कम होगी। मीडियम रेन होगा, जिसे मॉडरेट रेन कह सकते हैं आप, 2.5 से 7.5 mm/h से कम होगी।
अगर वही आपकी बात करें हैवी रेन की, तो हैवी रेन की जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगी वो 7.5 mm पर आवर से अधिक होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, सेकेंड फॉर्म आप रेन की बात करते हैं। ठीक, पहला तो रेन हो गया, प्रेसिपिटेशन का पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म है हमारा ड्रिजल। ड्रिजल जिसे आप कहते हैं बौछार कह सकते हैं, फुहारा। ठीक, ड्रिजल क्या होगा? जब ड्रिजल के अंदर कौन सी वर्षा आएगी? ऐसी वर्षा जिसमें बूंदों की साइज जो है 0.5 mm से कम हो। 0.5 mm से अगर कम है बूंदों की साइज तो आपकी ड्रिजल कहलाएगी। ठीक है, और इसको रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पर अगर करें तो अगर रेनफॉल इंटेंसिटी अगर कम है 1 mm पर आवर से, ठीक है, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी हमारी 1 mm पर आवर से कम है और बूंदों की साइज 0.5 mm से कम है तो वे जो है आपका ड्रिजल के अंदर आएगा। ठीक है, नोट करिए। दूसरा आप अगला बात करते हैं। थर्ड है आपका स्नो। ये ऐसी जगह पर वर्षा होती है जहां पर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से कम होता है, मतलब 0 डिग्री से कह सकते हैं ऐसी जगह पे जहां पे नॉर्मल जो है पानी बर्फ के रूप में रहता है, वहां पे होगी। तो ये जो होगा, इसमें जो बरसात होगी ये बर्फ के रूप में होगी। ठीक है, बर्फ के रूप में। लेकिन इस बर्फ की क्वालिटी क्या होगी? बर्फ जो होगा आपका, ये बर्फ अपारदर्शी होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें जो बर्फ गिरेगा वो अपारदर्शी होगा, इस पार से उस पार उसको आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसका जो बर्फ की डेंसिटी होगी, जो एक बर्फ गिरेगा उसकी डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो बर्फ की डेंसिटी होगी, जो बर्फ एक बूंद के रूप में गिरेगा, उसकी डेंसिटी 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होगी। जनरली क्या होता है, जनरली देखा गया है कि जो ये डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो स्नो के रूप में वर्षा होगी वो बर्फ के रूप में होगी, बर्फ अपारदर्शी होगा। इन बर्फ की डेंसिटी 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। जनरली जो होगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगला बात करते हैं फोर्थ पे। बर्फ हो गया बर्फ के रूप में। अब हम बात करते हैं स्लीट के रूप में। स्लीट में कुछ ज्यादा है नहीं। स्लीट में क्या होगा कि ये भी जो है बर्फ के रूप में ही वर्षा होगी। ये वर्षा जो होगी स्नो की तरह बर्फ के रूप में भी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बर्फ आपका होगा वो पारदर्शी होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो बर्फ आएगा उसे आप इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं स्लीट के आगे अगला फॉर्म। ठीक, तो स्लीट के आगे है ग्लेज। ग्लेज का क्या है? ग्लेज में क्या है, वर्षा जो है बूंदों के रूप में होगी, लेकिन ऐसे स्थान पर होगी जहां पे जो है टेम्परेचर काफी कम है, तो वो जमीन पर आते आते बर्फ का रूप ले लेती है। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि ऐसे स्थान पर होगी जहां पर जो है वर्षा तो बूंद के रूप में ही होगी, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जो है बर्फ के लिए नहीं है, पानी जो है सामान्य बनाता है, लेकिन जब आता है जमीन पे तो ये जो है बर्फ का रूप ले लेता है। ठीक है, ये ग्लेज कहलाता है। लास्ट जो है इसका फॉर्म वो है हेल। हेल, हेल क्या होता है? इसमें जो वर्षा होती है वो बड़ी बूंदों के रूप में होती है। बड़ी, कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, आपको चोट भी लगती है उससे। बड़ी बूंदों के रूप में जो है वर्षा होगी। इन बूंद की साइज क्या होगी? ये जो है 8 mm से ज्यादा होगी साइज। अगर साइज 8 mm से ज्यादा है तो वो हेल के अंदर आएगी। ठीक है, अभी आपका फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन खत्म हुआ।
यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। भाई वर्षा करा लिए हैं तो इसको मापना भी जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमने कहा था ना रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट, तो रेनफॉल हो गया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट। वर्षा का मापन, ठीक है। ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या करते हैं, कुछ टर्म लिख लीजिए आप। जो मेजरमेंट की यूनिट होती है, वर्षा के जो मेजरमेंट की यूनिट होती है, वो यूनिट होती है आपकी mm या सेंटीमीटर, ठीक है। इतने डेप्थ, जो एक्चुअली में होता क्या है कि जो वर्षा होती है जितने देर तक हो रही है, तो अगर उसको किसी एक जगह पे रखा जाए तो कितनी गहराई में वो भर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होती है मतलब जो है वर्षा का मापन। तो वो mm जो होता है वो डेप्थ दर्शाता है कि इतने देर में जो वर्षा हुई वो कितने mm गहराई तक हुई, ठीक है। तो वो mm या सेंटीमीटर में जो है दर्शाई जाती है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट हो गई, ठीक है। मेजरमेंट कब करते कब है, तो भारत में जो मेजरमेंट होता है, भारत में वर्षा का जो मापन किया जाता है वो पिछले 24 घंटे का, 24 घंटे का किया जाता है। कब किया जाता है, आपने रेन गेज लगाया, रेन गेज में जो रेनफॉल हो रही है, आप सुबह प्रातः का मतलब प्रातः काल का के जो है 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो जो भारत में वर्षा के मापने का समय है वो प्रातःकाल का 8 बजे। आप रेन गेज में जाएंगे, उसकी डेप्थ जो है, उसमें जो भी पानी एकत्रित हुआ रहेगा उसे आप जार में ले लेंगे, जार में उसकी गहराई जो है नाप लेंगे। तो वो सुबह 8 बजे आपकी करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार कि भारत में वर्षा का मेजरमेंट कितने बजे होता है, तो वो 8 बजे के टाइम पर जो किया जाता है वो 24 घंटे का, पिछले 24 घंटे का होता है, जिसकी यूनिट जो होती है mm या सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और इसमें टर्म है, देख लीजिए, आइसोहाइटल लाइन। आइसोहाइटल लाइन, ठीक है। आइसोहाइटल लाइन क्या होती है, ठीक है। ये बस एक टर्म था, इसको हमने लिख लिया जो है आपके लिए। आइसोहाइटल लाइन होती है कि ऐसा जो है, समवृष्टि आपने नाम सुना होगा हिंदी में, समान वर्षा, ठीक है। तो वही चीज है आइसोहाइटल लाइन, इसको समवृष्टि रेखा कहते हैं। समवृष्टि रेखा क्या होती है कि ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वर्षा का मान समान है। ये कंटूर्स लाइन से सीधा मिलती जुलती है। तो मतलब ये वैसी रेखा होती है जो समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाती है, समान वर्षा वाले जगहों को मिलाती है, ठीक है। हाँ, इसको लिखें, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा कि जो आइसोहेटल लाइन होती है वो समान वर्षा वाले स्थानों को जो है मिलाती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंटूर लाइन से मिलती जुलती है। एक आइसोहेटल लाइन दूसरा आइसोहेटल लाइन से कभी काटती नहीं है, ठीक है। और इसमें जो वेरिएशन होता है, ज्यादा दूर है तो कम, मतलब इस हिसाब से जो कंटूर लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो जो है आपको आइसोहेटल लाइन की जो है प्रॉपर्टी और कंटूर लाइन की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब हम बात करते हैं कि रेन गेजेस की लगाए कितना जाए। अब हम रेन गेज की बात करेंगे। रेन गेज मैदानी क्षेत्रों में कितने दूरी पर एक रेन गेज लगाना चाहिए, कितने एरिया के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और जो है मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और भी एरिया के लिए कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो है एक रेन गेज लगाना चाहिए। तो ये IS कोड जो है आपका 4987-1994, IS 4987-1994 के अनुसार आप देखेंगे ये रेन गेज लगाने का जो है, अगर आपका एरिया जो है प्लेन एरिया है, प्लेन्स में आप लगा रहे हैं, प्लेन एरिया में, इन प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स में आप लगा रहे हैं, तो एक रेन गेज के लिए जो है आपको 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, एक रेन गेज आपका 500 किलोमीटर एरिया जो है 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो है कवर करेगा। मतलब एक रेन गेज आप लगा देंगे तो फिर 500 किलोमीटर स्क्वायर में जो भी वर्षा हो रही है उसके बारे में ये जानकारी देगा। प्लेन्स में अगर आप ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां की जो समुद्र तल से ऊंचाई
समुद्र तल से ऊंचाई 1 किलोमीटर तक है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक है, ठीक। अगर आप ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां से जो है समुद्र तल की ऊंचाई, उस जगह की ऊंचाई जो समुद्र तल से 1 किलोमीटर तक है, तो वहां पे 100 मतलब 250 से 400 किलोमीटर स्क्वायर तक, ठीक। अगर आप प्लेन्स में लगाते हैं तो 500 किलोमीटर स्क्वायर तक एक रेन गेज कवर करेगा। समुद्र तल से ऐसा क्षेत्र जहां पे समुद्र तल की ऊंचाई 1 किलोमीटर से अधिक है या 1 किलोमीटर तक है, तो वहां पे 250 से 400 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया एक रेन गेज आपका कवर करेगा। अगर हिली एरिया में आप लगाते हैं, हिली एरिया में अगर आप लगाते हैं जहां पे हैवी या फिर हैवी रेनफॉल के लिए, ऐसी जगह पे जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, जैसे आपका हो गया मौसिन राम मेघालय का, तो हिली एरिया के लिए जो है आपका ये होगा 140 150 जो भी है, 150 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, 150 से लिखिए एग्जैक्ट डेटा, तो 150 किलोमीटर स्क्वायर के लिए जो है ये लगाया जाएगा हिली एरिया में, ठीक है। IS 4987/1994 के अनुसार प्लेन्स में 500 किलोमीटर स्क्वायर तक एक रेन गेज, ऐसा क्षेत्र जहां पे समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1 किलोमीटर तक है, वहां के लिए 250 से 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक रेन गेज। हिली एरियाज या हैवी रेनफॉल एरियाज के लिए जो है 150 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक एक रेन गेज लगाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेन गेज की। रेन गेज होते कितने प्रकार के हैं, ये जो मैं बता रहा हूं पॉइंट्स, ये सब जो है एग्जाम में आए हुए हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में आया है बस वही चीज कवर कर रहे हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। रेन गेज की बात करें, रेन गेज जो आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी या और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, एक होता है आपका रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज, ठीक। पहला होता है ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जो ऑर्डिनरी टाइप का रेन गेज होता है, इसमें केवल एक ही आता है, वो है आपका साइमंस रेन गेज, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डिनरी जो है या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ये आपको केवल वर्षा की मात्रा को बताएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी को नहीं बताएगा आपको, केवल ये कितनी मात्रा में वर्षा हुई, कितने mm तक, वही चीज बताएगा। ये जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ये वर्षा की मात्रा के साथ साथ रेनफॉल इंटेंसिटी भी बताता है, ठीक है, इसलिए इसे रिकॉर्डिंग कहते हैं, इसे नॉन रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये आपका वर्षा की मात्रा केवल बताएगा, ये आपका वर्षा की मात्रा के साथ साथ जो है इंटेंसिटी भी बताएगा उसकी, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें जो है पहला होता है टिपिंग बकेट, टिपिंग बकेट रेन गेज, दूसरा होता है आपका साइफन रेन गेज, तीसरा जो आपका होता है वो होता है वेजिंग रेन गेज, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं इसमें, टिपिंग बकेट, साइफन और वेजिंग। इसमें क्या होता है, साइमन रेन गेज। आज हम बात करेंगे आपसे साइमन रेन गेज के बारे में। साइमन रेन गेज होता क्या है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किस तरह से मेजरमेंट करता है, इसके बारे में बात करेंगे आपसे। साइमंस रेन गेज, ठीक है, साइमन वर्षा मापी। इसकी संरचना कैसी होती है देखते हैं। ऐसे होता है, इसमें एक जो है ये फनेल लगा होता है, कलेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक। जो है इसमें कीप लगी होती है, ऐसे कलेक्टर होता है ये, ठीक। इसको ये जो कंक्रीट ब्लॉक होती है, कंक्रीट ब्लॉक का जो साइज होता है वो 60 × 60
गुणे 60 सेंटीमीटर, IS कोड के अकॉर्डिंग है ये, या 600 गुणे 600 mm कर सकते हैं आप, 600 गुणे 600 गुणे 600 mm में, ठीक है। ये होता है जो ग्राउंड लेवल होता है आपका, मान लीजिए ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, तो ग्राउंड लेवल से इसको 60 सेंटीमीटर तक जमीन में अंदर डालते हैं, और जो इसका ऊपरी सिरा होता है वो जो है ग्राउंड लेवल से 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक ऊपर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्यों होना चाहिए? देखिए, आप जब वर्षा होती है तो पानी की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, जमीन पर पड़ने के बाद जो है उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो जो है उछल जाती हैं, उछलेंगी तो जो एक्चुअली में रेनफॉल हुआ वो तो इसमें पड़ ही रहा है, और उसके बाद में जो बूंदे जो यहाँ पे गिरी उससे उछलने के बाद अगर इससे कम नीचा होगा तो इसमें चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये कि ये भी वर्षा हुई, ये 2 बार गिन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हुई नहीं इतनी वर्षा, इसलिए इसको इतना पर्याप्त ऊंचाई पर रखते हैं कि वर्षा की बूंदे इसमें गिरने के बाद दोबारा न आए, नहीं तो आपके रेनफॉल को ज्यादा बताएंगी, इसलिए इसको 30 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं। अब बात करते हैं इसके संरचना का। जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर का जो डाया होता है, डाया इसका 11.29 सेंटीमीटर जो है, 1 मिनट, हाँ 11.29 सेंटीमीटर या 15.96 सेंटीमीटर, जो ये कलेक्टर है आपका, इसका डाया या तो 11.2 सेंटीमीटर में आता है या 15.96 सेंटीमीटर में आता है, ठीक। इस और जो फनल होता है उसका डाया, ठीक है, डाया फनल का डाया ये जो होता है 100 mm 200 mm में, ठीक है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है, रेन गेज की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? ये 2 लीटर में भी आती है, 4 लीटर में भी आती है और 10 लीटर में भी आती है, ठीक है। जो कलेक्टर का डाया होता है 11.29 सेंटीमीटर या 15.96 सेंटीमीटर होता है, एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर या 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक चीज में मिस्टेक हो गई, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको सही कर लीजिए आप। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का होगा। जो आपका फनल डाया होगा वो 100 mm या 200 mm डाया होगा, ठीक है। और जो कैपेसिटी होगी 2 लीटर 4 लीटर या 10 लीटर की, जो भारत में यूज किया जाता है, ठीक है, जो भारत में यूज होता है वो 200 mm डाया का 200 mm इस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का और 4 लीटर कैपेसिटी का जो है साइमन रेन गेज भारत में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साइमन रेन गेज के बारे में आपको। और इसमें वर्षा का मापन कैसे करते हैं? इसमें जितना पानी 24 घंटे में एकत्रित हुआ होगा उस पानी को निकाल के जार में पलट लेंगे, जार में उसकी डेप्थ ज्ञात कर लेंगे, वही आपका mm या सेंटीमीटर में आपकी वर्षा हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन इतना 24 घंटे में हुआ। और अगर ऐसे जगह पे इसको लगाते हैं जहां बर्फ गिर रही है तो क्या करेंगे, जो बर्फ है उसको आप गिरा लेंगे जार में, जार में जितनी बर्फ की मोटाई आएगी उस मोटाई का 1/10वां भाग, जो बर्फ की मोटाई आएगी टोटल गहराई, उसका 1/10वां भाग जो होगा आपका प्रेसिपिटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो बर्फ हो गिरेगी उसमें, उस बर्फ को आप जार में पलट लेंगे, उसकी डेप्थ ज्ञात कर लेंगे, डेप्थ का 1/10वां भाग ही आपका प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। चलिए अब रिकॉर्डिंग रेन गेज को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा, ठीक है भैया, धन्यवाद।